हाय गाइस, वेलकम टू एडियोल हब। आज की वीडियो में हम क्लास 11th हिंदुस्तानी म्यूज़िक का चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो में। अगर आपने म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये चैप्टर 1 आपका प्रो लेवल तक कवर हो जाएगा सिर्फ इस लेक्चर को देखिए। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना ताकि आपके म्यूज़िक में इस चैप्टर में पूरे मार्क्स आ सकें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो पहले हम हमारे सब्जेक्ट का संगीत का थोड़ा सा बेस देख लेते हैं, है क्या वो। गायन, वादन व नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं, यानी गाना, बजाना व नृत्य करना, उनके समावेश को, मिक्सचर को हम संगीत कहते हैं। संगीत मेनली दो टाइप के है, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जिसको गाने के लिए हमें नियमों का पालन करना पड़े, और सुगम संगीत वो है जिसको गाने के लिए हमें नियमों का पालन न करना पड़े। शास्त्रीय संगीत के उदाहरण हैं ध्रुपद, राग, रागिनी। सुगम संगीत के उदाहरण हैं भजन या लोकगीत। अगला टॉपिक है हमारा, जो कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, नाद। उस पर चलते हैं। नाद क्या है? नियमित तथा स्थिर आंदोलनों वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, यानी कि नियमित, रेगुलर, स्थिर, कंस्टेंट, आंदोलनों यानी इंटरवल। तो नियमित तथा स्थिर आंदोलनों वाली मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। नाम से ही पता चल रहा है, वह नाद जिसको उत्पन्न करने के लिए किसी आहत की ज़रूरत पड़े, आहत नाद, और जिस नाद को उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार की आहत न करनी पड़े, अनाहत नाद। आहत नाद संगीतोपयोगी है, संगीत में प्रयोग किया जाता है। अनाहत नाद योगोपयोगी है, यानी योग में ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आहत नाद को हम 3 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाए, या किसी दो वस्तुओं को आपस में टकराया जाए, या फिर किसी खोखली वस्तु में वायु प्रवेश करे, तो आहत नाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्वर। लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि नाद को हम संगीत की मूल इकाई भी बोलते हैं। जैसे भाषा की मूल इकाई वर्ण है, उसी प्रकार संगीत की मूल इकाई नाद है। स्वर पे चलते हैं। तो स्वर क्या है? संगीत में प्रयोग होने वाली कर्णप्रिय ध्वनि जो सुनने वाले के मन को आकर्षित करे, यानी वो ध्वनि जिसका संगीत में प्रयोग किया जाता है जो कर्णप्रिय हो, यानी कानों को अच्छे लगे, और सुनने वाले के मन को आकर्षित करे, यानी अट्रैक्ट करे, उसे हम स्वर बोलते हैं। कुल स्वर 12 हैं, जिनके हम 2 भेद कर देते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, प, धा, नी। इनको हम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये बोलते हैं, पर इनको हमने छोटा किया ताकि हमें आसानी हो, और इन्हें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी नाम दे दिया। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, विकृत स्वर 5 होते हैं। वो कौन से हैं? रे, ग, म, ध, नी। शुद्ध स्वर के 2 प्रकार हैं, चल स्वर और अचल स्वर। वो स्वर जो अपने स्थान से हिल जाएं, उन्हें हम चल स्वर बोलते हैं, जो है रे, ग, म, ध, नी। और अचल स्वर जो हमेशा अपने स्थान पर ही रहें, उन्हें हम बोलते हैं अचल स्वर। सा और प 2 अचल स्वर हैं। विकृत स्वर जो अपने स्थान पर गाए या बजाए नहीं जाते। विकृत स्वर के 2 प्रकार हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर 4 हैं, जो कि हैं रे, ग, ध, नी। कोमल स्वरों को अपने निश्चित स्थान से नीचे गाया बजाया जाता है, और तीव्र स्वर को अपने स्थान से ऊपर गाया बजाया जाता है। तीव्र स्वर कौन सा है? म। एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कोमल स्वर को जब हमें डिनोट करना होता है तो हम उसके नीचे एक रेखा लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से, तो वो कोमल स्वर होता है। अगर हमें तीव्र स्वर को डिनोट करना है तो हम इसके ऊपर एक रेखा लगा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा सप्तक। सप्तक क्या है? 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। ये 7 स्वरों का समूह है, क्रमानुसार है, यानी कि ऑर्डर वाइज है, उसे हम सप्तक बोलते हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक।
मंद्र सप्तक वो होता है जिसमें स्वरों को साधारण से आधी ध्वनि पर गाया बजाया जाता है। पहचान के लिए हम स्वरों के नीचे बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि हमें बताना है कि ये स्वर मंद्र सप्तक में आ रहा है, तो मान लीजिए रे है, तो हम उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है। मध्य सप्तक, इसमें स्वरों को साधारण ध्वनि पर गाया बजाया जाता है। इसकी कोई पहचान नहीं होती, सिंपल रे स्वर को ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद है तार सप्तक, जिसमें स्वरों को साधारण से दोगुनी ध्वनि पर गाया बजाया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान के लिए हम स्वरों के ऊपर बिंदु लगा देते हैं। जैसे हमें रे को डिनोट करना है कि ये तीव्र सप्तक का है, तार सप्तक का है, तो हम इसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। श्रुति क्या है? वह संगीतोपयोगी ध्वनि जो बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी कि हमें अच्छे से सुनाई दे, उसे हम श्रुति बोलते हैं। सा म प, इन स्वरों की 4 श्रुतियाँ हैं। नी और ग की 1 श्रुति है। रे और ध की 3 श्रुतियाँ हैं। श्रुति कुल 22 हैं, यहाँ पर लिखना रह गया है। श्रुति का एक श्लोक आता है जिससे हमें पता चलता है कि किस किस स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं, जो है चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वै निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। उससे हमें पता चलता है कि सा म प की 4 श्रुतियाँ, नी और ग की 1 और रे और ध की 3। ये हमें बताया गया है कि इनकी पोजीशन क्या है। जैसे हमसे पूछा जाए कि चौथी श्रुति पर कौन सा स्वर है? सा। आगे हमें पूछा जाए 4 3 7, 7वीं श्रुति पर कौन सा है? रे। 3 7 और 2 9, हमसे पूछा जाए 9वीं पर कौन सा है? ग। ऐसे हमसे पूछा जा सकता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा, 24 आवर्स के अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। 12 में से 7 स्वरों का वह समूह जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखे, उसे हम थाट बोलते हैं। हमने देखा था कि 12 स्वर हैं, उनमें से हम किन्हीं 7 स्वरों को ले लेते हैं। कुछ हमने शुद्ध स्वर ले लिए, कुछ विकृत स्वर ले लिए, कुछ कोमल ले लिए, कुछ तीव्र ले लिए। उनमें से 7 हम ले लेते हैं। उन सब में से उन स्वरों के समूह को हम थाट बोल देते हैं। राग उत्पन्न करने की क्षमता रखे, वो थाट हो गया। थाट को जनक या रागों का पिता भी बोला जाता है। हमने देखा डेफिनेशन में, राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम इसे जनक, जिसका हिंदी अर्थ पिता होता है, या फिर रागों का पिता भी बोलते हैं। उत्तर भारत के 10 थाटों की रचना विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की। उत्तर भारत में कितने थाट हैं? 10, जिनकी रचना किसने की? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। दक्षिण भारत में 72 थाट हैं, 72, जिनकी रचना किसने की है? पंडित वेंकटमुखी जी ने। अब वो थाट हमें उत्तर भारत के ही पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और नीचे तोड़ी भी है। तो बिलावल थाट कौन सा है जिसमें हम देखिए यहाँ पर सभी में 7 स्वर हैं। हमें पढ़ा था डेफिनेशन में कि 7 स्वर होने चाहिए। तो ये हमें देखो, सा रे गा मा प ध नि, सारे शुद्ध स्वर हैं, कहीं भी बिंदु नहीं है ऊपर नीचे, कहीं भी लेटी रेखा नहीं है। तो वो थाट जिसमें सारे स्वर शुद्ध हों, बिलावल थाट। कल्याण थाट, इसमें मैं के ऊपर खड़ी रेखा दिख रही है, ये देखिए, तो यानी कि ये तीव्र स्वर है, तो इसमें मैं तीव्र होता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट, इसमें नी के नीचे रेखा है, यानी कि नी कोमल है, तो सारे गामा पध ये शुद्ध होते हैं और नी कोमल होता है। काफ़ी थाट में ग और नी के नीचे लेटी रेखा है, यानी कि ये शुद्ध हैं और बाकी सारे स्वर ये कोमल है और बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। आसावरी थाट, आसावरी थाट में ग, ध और नी, इनके नीचे रेखा है, यानी कि ये कोमल स्वर हैं और बाकी सारे शुद्ध हैं। भैरव थाट, इसमें रे और ध के नीचे लेटी रेखा है, यानी ये कोमल है और बाकी सारे शुद्ध हैं। भैरवी थाट में रे, ग, ध, नी, इन चारों के नीचे लेटी रेखा है, यानी ये चारों का कोमल स्वरूप लिया गया है एंड बाकी सारे जो हैं वो शुद्ध हैं।
मारवा थाट, इसमें रे के नीचे लेटी रेखा है यानी रे शुद्ध है, सॉरी कोमल है, और म के ऊपर खड़ी रेखा है यानी म तीव्र लिया गया है, और बाकी जो बच गए वो सारे शुद्ध हैं। पूर्वी में रे के नीचे लेटी रेखा है और ध के नीचे भी, यानी कि ये दोनों कोमल हैं, और म के ऊपर एक खड़ी रेखा है यानी कि म तीव्र है, और बाकी सारे शुद्ध हैं। आखिरी थाट है हमारा तोड़ी। तोड़ी में रे ग ध के नीचे लेटी रेखा है यानी ये कोमल है, और म के ऊपर खड़ी रेखा है यानी ये तीव्र है, और बाकी स्वर शुद्ध है। आपसे इन थाटों के ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे कौन कौन से राग बनते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए तो आप इन्हीं थाटों का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि कल्याण थाट से कल्याण राग बनता है, खमाज थाट से खमाज राग बनता है, ऐसे ही करके सबसे काफ़ी सारे राग बनते हैं, जिनमें से ये राग जो मैंने आपको बताए वो भी एक हैं, कल्याण राग, खमाज राग, काफ़ी राग, आसावरी राग, भैरव राग, ऐसे ही। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जाति। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जाति से राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या का पता चलता है। राग स्वरों से बनता है, हमने देखा, और जाति से हमें उन स्वरों की संख्या का पता चलता है। जाति 3 प्रकार की हैं, ओडव, षाडव और संपूर्ण। वो राग जिसमें 5 स्वर हों वो ओडव जाति का राग माना जाता है। जिस राग में 6 स्वर हों उसे षाडव जाति का राग माना जाता है, और जिसमें 7 स्वर हों उसे संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। इनकी 9 उपजातियाँ भी हैं, जैसे ओडव ओडव, ओडव षाडव, ओडव संपूर्ण। ऐसे ही षाडव के साथ फिर तीनों लग जाते हैं, फिर संपूर्ण के साथ तीनों लग जाते हैं। इसमें कोई लॉन्ग ट्रिक शॉर्ट नहीं है याद करने की। ओडव ओडव यानी आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5। ओडव षाडव, ओडव यानी आरोह में जो पहले आएगा उसमें आरोह, तो ओडव में 5, और षाडव बाद में आ रहा है तो षाडव में 6, तो आरोह में 5 और अवरोह में 6। ऐसे ही करके अगर आपसे ओडव संपूर्ण के पूछे जाए तो ओडव पहले आ रहा है यानी आरोह में 5, संपूर्ण बाद में आ रहा है तो अवरोह में 7। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। ये हमें डिटेल में 11th क्लास में इतना नहीं पढ़ना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, लय। संगीत के क्षेत्र में समय की नियमित गति को लय कहते हैं। समय की नियमित गति, कांस्टेंट स्पीड को हम लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती हैं, विलंबित लय, मध्यम लय और द्रुत लय। विलंबित लय जिसमें समय की धीमी गति हो तो विलंबित लय, अगर समय की गति मध्यम हो, नॉर्मल हो तो मध्यम लय, अगर समय की गति तीव्र हो तो द्रुत लय। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प फॉर्मेट में ये नोट्स लाए गए हैं। ताल, जो कि अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संगीत के क्षेत्र में समय की नियमित गति को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। तो ताल एक, अगर हमने फिजिक्स में आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, हमने पढ़ा था क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ताल भी एक क्वांटिटी ही है जिससे हम संगीत के क्षेत्र में समय की गति को मापते हैं। मात्रा, समय को मापने की इकाई, यूनिट हमने पढ़ा था। जैसे टाइम है, टाइम को मापते हैं, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरह ताल एक फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम को हम सेकंड्स में मापते हैं, उसी तरह हम ताल को मात्राओं में मापते हैं। हम यहाँ पर लिखा भी है, समय को मापने की इकाई को हम मात्रा बोलते हैं। बोल, ताल को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम ताल को भी बोलों से डिनोट करते हैं। इसे हम डिटेल में, आगे चैप्टर है हमारा 11th क्लास में जो कि पूरा ताल पर ही बेस्ड है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्रिस्प पढ़ लेते हैं। सम, जहाँ से ताल शुरू होती है उसे हम सम बोलते हैं। ताल के पहले विभाग की पहली मात्रा पर सम आता है। ताल में विभाग होते हैं, सब टाइप्स आप बोल सकते हैं, और उन सब टाइप में जो मात्राएं होती हैं, पहली मात्रा, पहले विभाग की पहली मात्रा, पहले सब टाइप की पहली मात्रा को हम सम बोलते हैं। ताली, अब पहले विभाग की पहली मात्रा पर तो आ गया, जो बाकी विभाग बचे उनकी पहली मात्रा पर ताली आता है। खाली, खाली क्या है?
जहाँ सम और ताली न आए वहाँ खा लिया जाती है। आवर्तन सम का समतिक चक्कर, जैसे सम पहली मात्रा पर आता है तो यहाँ से अगर हम चलते जाएं फिर मुड़े और फिर वापस पहले पहुँच जाएं, तो ये जो चक्कर हमने किया राउंड, इसको हम आवर्तन बोलते हैं। सम से लेकर सम तक का चक्कर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमने यूनिट 1.1 कवर कर ली है। यूनिट 1.2 का पहला टॉपिक है मार्गी संगीत। ये संगीत का ही प्रकार है। इसे हम गंधर्व संगीत भी बोलते हैं क्योंकि ये गंधर्वों द्वारा गाया या बजाया जाता था। इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। यह शब्द प्रधान संगीत था, यानी शब्द को महत्व दिया जाता था। यह संगीत अनेक प्रकार के नियमों से बंधा हुआ था, यानी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। इसमें गायक को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं थी, उसे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। यह संगीत अब प्रचलन में नहीं है। गंधर्व नहीं है तो संगीत भी प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देशी संगीत, ये भी एक संगीत का प्रकार है। इसे हम गान भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। मार्गी संगीत को हम गंधर्व संगीत भी बोलते हैं और देशी संगीत को हम गान भी बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, जिसके कारण इसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि अलग अलग ट्रेंड्स चल पड़ते हैं, तो उन ट्रेंड्स के बेसिस पर इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस रहते हैं। यह माना जाता है कि इस संगीत की उत्पत्ति, यहाँ पर याद आएगा, मार्गी संगीत से हुई है। माना जाता है, यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है। हमारा आधुनिक संगीत इसी के अंतर्गत आता है। जो हमारा मॉडर्न म्यूज़िक है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें नियम मार्गी संगीत जितने कड़े नहीं हैं, जिससे जो गायक है उसको स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। प्राप्त है यहाँ पर नहीं आएगा। इसके दो भेद हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। राग क्या है? वह संगीतोपयोगी ध्वनि जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न करे, वह स्वर और वर्ण से विभूषित हो, यानी जो सुनने वाला है उसका मन प्रसन्न हो, वह स्वर और वर्ण से विभूषित हो। कुछ नियम होते हैं राग के, ये 5 नियम हैं, ये याद रखिएगा। राग में मधुरता व कर्णप्रियता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस एंड कानों को अच्छा लगे। प्रत्येक राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं। 5 स्वर वाला राग कौन सा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी जाति का राग होता है ये बताना है। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। 7 स्वर प्रत्येक राग का आधार स्वर होता है, यानी हर राग में 7 स्वर आता ही है। राग में आरोह, अवरोह व रंजकता यानी इमोशन, भाव होता है। यही था हमारा चैप्टर, ख़त्म हुआ अब। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में कोई भी डाउट हो पूछेगा, 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।